हाँ मैम, क्लास 11 की है। 10th और 11th? 10th और 11th ना मैम, जैसे वो कंफ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन आपकी 11th में ही है। वो रिसोर्स टीम में बाई मिस्टेक लग रहा है, संगीता मैम ने हाँ डाला है। ठीक 10th है, में मैं तृप्ति मैम की क्लास चल रही है। 11th का कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। हाँ ओके। ओके फाइन। सो लास्ट क्लास में जो है, आपको पता है कि लास्ट क्लास में जो है हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैम आपने क्लास एग्जिट किया तो बच्चों ने क्लास एग्जिट कर दिया। आप एक बार अच्छा। अगर बाई चांस कुछ इशू होती है ना तो बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर। तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेल के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम सेल को जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ ली हैं। फिर अब सेल का बहुत ही सिंपल वे से अगर हम इमेजिन करें तो सेल के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जो है क्या क्या चीजें पाई जाती हैं हमारा, आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर है। ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, वो हमने पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई आपके पास सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है सेल के अंदर, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। अब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे आपको पता है अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपकी। माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ठीक है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, हमारे पास जो है वो गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे। साथ में हम इसके जो है शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे कि सेल के अंदर जो है क्या क्या चीजें, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम हम जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेल के बारे में आपको पता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर। जैसे आज की क्लास में जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जो सेल ऑर्गेनेली है उसका जो है वो काम क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं ताकि हर पॉइंट जो है आपको क्लास में ही जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम जो है इसको पढ़ेंगे की पॉइंट्स की फॉर्म में।
ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, अपने साथ पेन पेपर भी ओपन कर लेना है। ठीक है। और हम इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोल देते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम इसको, ये भी हम पढ़ेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल जो है क्यों कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमारे पास क्या पॉइंट था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। सबसे पहला आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है आपके पास सेकेंड पॉइंट हमारा, दे प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। सो दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट क्या पढ़ा है आपको, हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास तैयार हुआ। और अगर हमारे से यहाँ पे पूछा जाता है कि हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। एटीपी की फॉर्म में, कौन से प्रोसेस के द्वारा, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। अब पहले आपको ये बेसिक चीजें दो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब अब पावर हाउस ऑफ सेल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो पावर हाउस ऑफ सेल हम इसको इसीलिए बोल देंगे क्योंकि ये एक तरह से सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम, मेक्स एनर्जी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं क्या बोल सकती हूँ, इट मेक्स एनर्जी। ठीक है, फॉर द सेल। और वो जो ये एनर्जी बनाएगा सेल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एनर्जी बनाई जाएगी फॉर द सेल, ठीक है, वो एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। और आप जानते हो कि एटीपी को ही हम जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। सो मेक्स एनर्जी फॉर द सेल।
किसका काम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, एक बार फिर से रिकॉल कर लो, इजीली आपको याद रहेगा। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट मेक्स एनर्जी फॉर द सेल, और वो एनर्जी सेल के लिए बनाएगा किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और प्रोसेस कौन सा है हमारा उसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, नेक्स्ट हम इसके नोट्स बनाने वाले हैं और साथ में इसको समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे हम। ठीक है, इसका मैं आपको डायग्राम जो है, इजी डायग्राम, हैंडमेड इजी डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इसका इजी डायग्राम शेयर कर दूंगी। फिर आपको कल तक आपको डायग्राम मिल जाएगा। वैसे तो बुक्स में भी दिया होता है, बट मैं जो आपको शेयर करूंगी वो बहुत ही इजी डायग्राम होगा। जो डायग्राम आप, जिस तरह से आप अपने एग्जाम में भी डायग्राम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो जो मैं यहाँ पे, देखो अभी आपको क्लास में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स जो है वो बता दूंगी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आपको जो है, जब एक बार मतलब आइडिया लग जाएगा कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, तो आप डायग्राम में देखेंगे तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी शेप की, सबसे पहला आता है हमारे पास इसकी शेप के बारे में, मतलब इसका जो आकार होता है वो किस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी शेप कैसी होती है, पहला पॉइंट। तो इसमें लगेगा हमारे पास आंसर रॉड शेप और ओवल। रॉड शेप्ड और ओवल, ये इसकी शेप होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, अब सेल के अंदर आपको पता है अलग अलग जो है सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो कि डबल मेम्ब्रेन को कंसिस्ट करती है। कितनी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है? तो आपका आंसर लगेगा ये है आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो उसमें भी जो आपका आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है वो होगी बिल्कुल स्मूथ। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। पहला पॉइंट हमें क्लियर हुआ। दूसरा, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपके पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन, वो फोल्ड हो जाएगी, दैट विल गेट फोल्डेड। ठीक है, वो फोल्ड हो जाएगी और वो कुछ, और वो जो इन फोल्डिंग्स होंगी, जो इन फोल्डिंग्स होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है क्रिस्टे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? जो इन फोल्डिंग्स होंगी यहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है क्रिस्टे। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? स्मूथ है। इनर जो है वो फोल्ड हो जाती है और कुछ इन फोल्डिंग्स को बना देती है जिनको क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टे कहा जाता है उन इन फोल्डिंग्स को। और ये जो क्रिस्टे है, ये ये जो क्रिस्टे है, ये क्या, इनका काम क्या है ना, ये सरफेस को बढ़ाएंगे। अब एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो क्रिस्टे है ये क्या करते हैं? ये सरफेस को बढ़ाते हैं
किस चीज के लिए? फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। किस चीज के लिए सरफेस को बढ़ाते हैं? फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये जो क्रिस्टे हैं इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये क्या करते हैं? increases surface for energy production। ठीक है, increases surface for energy production। ये किसका काम है? क्रिस्टे का काम है यहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या पढ़ाया? रॉड शेप्ड, या हम बोल सकते हैं ओवल शेप्ड। ठीक है, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या पढ़ाया? रॉड शेप्ड, या हम बोल सकते हैं ओवल शेप्ड। ये हो गया पहला। दूसरा आपके पास यहाँ पे आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है? दैट इज इसकी मेम्ब्रेन कितनी होती है? क्या आंसर लगेगा? कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है ये, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। 2 मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं? आउटर है और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, जबकि इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है, और जो इन फोल्ड्स हैं वो क्रिस्टे कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? क्रिस्टे। और ये जो क्रिस्टे है ये क्या करते हैं? ये सरफेस को बढ़ाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तीसरा, और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ये आपको अपने नोट्स में साथ के साथ इंक्लूड करना है। तीसरा, हम इसके स्ट्रक्चर में बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम तीसरा क्या बोलते हैं? क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हुआ? उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब जो भी आपके पास कुछ फ्लूइड भरा हुआ होगा, मतलब कुछ लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर भरा हुआ, उसको बोला मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इनसाइड फ्लूइड। अंदर का जो फ्लूइड है उसको मैं क्या बोलूंगी? मैट्रिक्स बोलूंगी। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं? जो इनसाइड फ्लूइड है इसके पास जो है वो एंजाइम्स होते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है? इनसाइड फ्लूइड है, जो कि क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, है ना। अब देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो उस चीज के लिए ना कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स जो है वो कोई केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो मतलब कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सहायता करते हैं। तो समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो हो गया अंदर का फ्लूइड, है ना। और वो जो अंदर का जो फ्लूइड है वो एंजाइम्स को कंटेन करता है, किस चीज के लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है वो और क्या कंटेन करता है? तो वो कंटेन करता है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डीएनए को। डीएनए आपको पता है क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को, और साथ ही साथ क्या कंटेन करता है? राइबोसोम्स को। तो डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो एक बार फिर से सुन लो, मैट्रिक्स क्या है? अंदर का फ्लूइड है, इनसाइड फ्लूइड विद एंजाइम्स। एंजाइम्स हैं किसके लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा और क्या है मैट्रिक्स के अंदर? डीएनए है और राइबोसोम्स हैं। और क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? पॉइंट बाय पॉइंट इसके फंक्शंस। पॉइंट बाय पॉइंट हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? फंक्शंस। तो यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालेंगे नेक्स्ट? वो है हमारा क्या? फंक्शंस।
माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, यानी कि सबसे पहला, आपको पहले भी पढ़ाया, ये बात बताई, एनर्जी को बनाना, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मेक्स एनर्जी, हमें पता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो मेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज, है ना, जो भी सेल के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज चलनी है, तो या कुछ भी कार्य सेल के अंदर चलने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनाने का काम किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी साइट है, जगह है। ठीक है, तो ये क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तो क्या हो गया, साइट हो गया, जगह हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, मतलब एक काम इसका ही हो गया। तीसरा हो गया, आपको अभी अभी बताया कि इसके पास जो है अपना ओन डीएनए है और राइबोसोम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैन मेक some proteins, can make some proteins itself। देखिए, राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, जो राइबोसोम नाम की जो सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है राइबोसोम का, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराना। ठीक है, ये किसका काम होता है, हमारा राइबोसोम का। ठीक है, तो इसके पास राइबोसोम्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर टेंडेंसी है कि इट कैन मेक द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने की, खुद से प्रोटीन्स बनाने की इसके अंदर जो है वो टेंडेंसी है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ना। हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं। अब आपको पता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में जो है वो सिर्फ एक ही सेल है। ओब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स के द्वारा मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो सेल है, सेल को जो है हम क्या बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि हम सेल को जो है वो क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी जो है हम किसको बोलते हैं, सेल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे जो है वो सेल्स हैं। कुछ एक सेल्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ एक कैसे सेल्स हैं विच रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, तो
लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसे हैं हमारी शरीर के अंदर जिनको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, सेल्स नीडिंग मोर एनर्जी हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अब इसमें इसी को ही पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन का काम इसी का है। तो इसीलिए सेल्स नीडिंग मोर एनर्जी हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि मसल सेल्स हैं, क्या है, मसल सेल्स। इसके अलावा सेल्स नीडिंग लेस एनर्जी, they have fewer माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, दे आर हैविंग फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि स्किन सेल्स हैं आपके, तो इनको लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, स्किन सेल्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट क्या हुआ, समअप कर देती हूँ मैं बात को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपको बताया कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, है ना, डबल मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल बोल दो या बोल दो एटीपी फैक्ट्री, या बोल सकते हैं एटीपी फैक्ट्री। तो ये हमने मेन मेन पॉइंट्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर किए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायग्राम मैं आपको सेंड करूंगी, एक बार उसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और डायग्राम प्रैक्टिस भी जो है अपनी नोटबुक में कर लेनी है, नेक्स्ट क्लास से पहले डायग्राम ड्रॉ करके भी देखना है। अब मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के, जिसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूँ, उसका नाम है हमारा, क्या नाम है, लाइसोसोम। ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन, लाइसोसोम। ठीक है। सबसे पहले जो लाइसोसोम्स हैं इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर जो पाई जाएगी, ठीक है। तो इसको लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, और गार्बेज, या फिर हम इसको बोलते हैं गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल। मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, एक एक पॉइंट क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं दो दो बार एक पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, है ना, ताकि अच्छे से क्लियरिटी आए। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। तो लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स और गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स बोल देते हैं या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं हम इसको, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं
टू ब्रेक डाउन। तो मैं पहले इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करवा लेती हूँ। दे कंटेन, मैं किसकी बात कर रही हूँ? लाइसोसोम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं टू ब्रेक डाउन। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सहायता करते हैं टू ब्रेक डाउन अनवांटेड मटेरियल्स। ठीक है, सेल के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो टूटने चाहिए, ठीक है, वो टूटने चाहिए। तो टू ब्रेक अनवांटेड मटेरियल्स या जो भी वेस्ट हैं उनको तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कंटेन करता है? लाइसोसोम। इसी वजह से हम इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम या सुसाइडल बैग नाम देते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल रही हूँ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में टू द पॉइंट मैं बात करूंगी, ठीक है। डायग्राम जो है एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगी, वहां से इजी वे में आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लेनी माइटोकॉन्ड्रिया की भी, ठीक है। शेप की बात अगर हम करें इसकी, ठीक है, अगर हम इसकी शेप की बात करें, सबसे पहले हम इसकी शेप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके जो है नेक्स्ट आता है सबसे पहला आता है शेप के आगे पॉइंट लिख देती हूँ। स्मॉल, स्मॉल है, राउंड है, या बोल सकते हो आपकी स्फेरिकल सैक्स की फॉर्म में है। स्फेरिकल सैक्स की फॉर्म में है, एक स्फेयर की तरह, ठीक है। मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको बताया था कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके केस में कितनी मेम्ब्रेन्स थी? दो, आउटर और इनर। जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम लाइसोसोम के केस में, तो यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? सिंगल, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सराउंड्स द लाइसोसोम। लाइसोसोम को कितनी मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं बताओ? सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है जो कि लाइसोसोम को सराउंड करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डाल रही हूं मैं इसके कंटेंट्स के बारे में, मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके कंटेंट्स क्या हुए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं, ये क्या कंटेन करता है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या कंटेन करता है ये? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, है क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं कोई भी, लाइक मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी वेस्ट है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्सेट्रा, इनको डाइजेस्ट करने का काम। ठीक है, इसके अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है? मतलब अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो एसिडिक होता है, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है इसके अंदर का, है ना, लाइसोसोम के अंदर का एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा होता है? तो मतलब पीएच कैसी होती है? तो इसके अंदर ना एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच, ठीक है। क्यों? टू हेल्प एंजाइम्स वर्क, क्योंकि आपको बताया कि एंजाइम्स जो हैं बेसिकली ये एंजाइम्स को कंटेन करता है ना, एंजाइम्स को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको कंटेन करता है। तो इसके अंदर ना एसिडिक पीएच का होना जरूरी है,
जो कि सहायता करती है एंजाइम्स को काम करने के लिए। तो क्या होगा, एसिडिक पीएच होगा टू हेल्प द एंजाइम्स वर्क, टू हेल्प द एंजाइम्स वर्क। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारा पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से चेक कर लेना। लाइसोसोम में के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, इसकी शेप के बारे में, स्मॉल है, राउंड है या स्फेरिकल शेल्स की फॉर्म में है। क्लियर। मेम्ब्रेन की बात करूं, कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया केस में कितनी मेम्ब्रेन्स थी, डबल मेम्ब्रेनस था वो। इसके कंटेंट्स की बात करूं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, जो कि डाइजेस्ट करती हैं हमारे प्रोटीन्स को, फैट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके अंदर का एनवायरमेंट कैसा होता है, एसिडिक, है ना, और एसिडिक पीएच सहायता करती है टू हेल्प द एंजाइम्स वर्क। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। रुतिका, आप अपना माइक ऑन करिए। रुतिका, यस मैम। आपको जो अभी तक पढ़ाया, आपने क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाए उसके? यस। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा ऐसे हम डिस्कशन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गुड। और दूसरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम, ठीक है। और इनका डिफरेंस। आपको देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। क्या आप मुझे यस। बता सकते हो कि लाइसोसोम में कितनी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी? लाइसोसोम्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है ठीक है, और गुड। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। Mitochondria also called powerhouse of cell. They are produce energy in the form of ATP through cellular, and the ATP makes energy for the cell. यस। And this is structure shape is a round shape or oval shape. ठीक है, गुड। And आपको outer membrane ये smooth, inner membrane. मतलब लाइसोसोम के अंदर आपको बताई पीएच ना, तो क्या बताया था आपको अभी, मतलब कौन सी कैसी पीएच रहती है उसमें, एसिडिक या बेसिक? Acidic. एसिडिक। जो भी आपको अभी तक पढ़ाया वो समझ आ गया? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। No doubts, ma'am. I'm understand. ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। तो अभी मैं न्यूक्लियस के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैं आपको जस्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, है ना, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और आपको इजीली समझ भी आ जाए, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, है ना, और थोड़ा सा आपको ये टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होना चाहिए जब आप जो है उसमें और साथ के साथ, इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स मैं पहले से प्रेजेंटेशन बना के यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, यही रीजन है ना। वैसे मेरे पास प्रेजेंटेशंस हैं, बट मैं प्रेजेंटेशन शो करने से बेटर है मैं अभी आपको साथ के साथ नोट्स बनवा रही हूँ हैंड रिटन, है ना, ये ज्यादा अच्छा वे रहता है। साथ के साथ आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो मैं क्योंकि अपनी ओन लैंग्वेज में ये नोट्स बनवा रही हूँ, है ना, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब हम बुक्स को फॉलो करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से कि आपको समझ में भी आए, है ना, तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको समझना है चीजों को। तो नेक्स्ट मैं क्या बता रही हूँ आपको, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब आप सोचिए आपके पास जो है वो कोई भी सेल है, हमारे पास जो है वो कोई भी सेल है। ठीक है, सेल के अंदर
जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे। ठीक है, अब न्यूक्लियस भी कहाँ पे होगा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस को मैं जो है वो क्या बोलती हूँ, न्यूक्लियस को याद रखना, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चीजों को जो है वो कंट्रोल करता होगा, न्यूक्लियस, है ना। तो ये क्या कंट्रोल करता है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ठीक है, जो भी सेल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम इसका है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि जो भी जेनेटिक मटेरियल, जैसे मान लो डीएनए है, आरएनए है, वो भी किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख सकती हूँ, इट रेगुलेट्स ऑल सेल एक्टिविटीज, इट रेगुलेट्स ऑल सेल एक्टिविटीज, है ना, इसीलिए तो कंट्रोल सेंटर बोला। एंड स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए। तो इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, डीएनए। अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, सारा आपको क्लास में ही चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बताया आपको, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी सेल एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करने का काम इसका होता है। ठीक है, और ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को, मतलब किसको, डीएनए को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं क्या करूंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कल तक कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आगे के न्यूक्लियस के बारे में पॉइंट्स भेज दूंगी, और साथ में जो डायग्राम्स मैंने आपको बोली वो मैं आपको भेज दूंगी। वो डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम भी आपको भेज दूंगी इजी वे में, वो आपको ड्रॉ करनी है नेक्स्ट क्लास से पहले, है ना, और रिवाइज करना है जो भी हमने क्लास में पढ़ा, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट। Ma'am, thank you. Good night. Good night, Okay, ma'am. everyone.